नमस्कार साथियों, मैं प्रिंस भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सिग्मा गुरुकुल पर। और आज हमारा सीटेट का 26th क्लास, यानी कि मैं बात करूं जो हमारा सीटेट सुपर 30 क्लासेस जो चल रही थी, जो स्पेशली सीटेट वाले बच्चों के लिए है जिनका एग्ज़ाम अभी 14 तारीख को होगा, यानी कि इसमें से आपकी आज 26वीं क्लास। अगर बच्चों आपने ये सारी क्लासेस देख रखी है तो आपका सीटेट का एग्जाम जो है वो डेफिनेटली क्लियर होगा। और स्पेशली मैंने आपको इंग्लिश के लिए भी ये बात बोली थी कि इंग्लिश में मैं आपको टोटल 5 क्लासेस प्रोवाइड करवाऊंगा, जिसमें से आज जो है वो हमारी 5th क्लास है। और आज के क्वेश्चंस थोड़े से बेसिक भी होंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बेसिक्स क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे से एग्जाम में जाने के बाद हमसे गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो आज की हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आप भी मेरे साथ के साथ आंसर दीजिएगा, ठीक है। और कोई बात ऐसी लगेगी जो समझ में नहीं आएगी वो मेरे से जरूर पूछ लेना। एक बार सेंटेंस 1 जरा पढ़ते हैं। सेंटेंस 1 क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि फोनिम्स रेफर्स टू। फोनिम्स क्या होता है? मैं बहुत बार बता चुका हूं आपको, ये हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड होता है। क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड्स होता है, ठीक है। अब आप पढ़िए, पहले में बोल रहा है मिनिमल मीनिंग ऑफ मीनिंगफुल यूनिट, गलत हो गया। वाउल इन लैंग्वेज, गलत हो गया। साउंड्स इन ए लैंग्वेज, बिल्कुल सही हो गया। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर का कोई काम फोनेम्स में नहीं होता। वैसे भी मैंने बताया हुआ है फोनोलॉजी, फोनेम्स, जब भी आपको ऐसे वर्ड दिखते हैं उसका रिलेशन डायरेक्ट किस वर्ड से होता है बच्चों? साउंड वर्ड से होता है, ठीक है। ऐसे ही जब भी मॉर्फोलॉजी वर्ड दिखता है तो मॉर्फोलॉजी वर्ड का जो रिलेशन होता है वो हमेशा वर्ड से होता है। तो पैडागोजिकल टर्म्स आप लोगों को आनी चाहिए भाई, ठीक है। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा 3rd। नेक्स्ट सेंटेंस, क्लोज मीन्स, ये तो मैं आपको याद होगा, जो सीजीएल वाले बच्चे हैं उनको भी बहुत बार पढ़ाता हूं भाई, कि आप लोग याद कर लो, एक ये क्लोज होता है, एक ये क्लॉज होता है और एक ये क्लॉज होता है, ठीक है। इनमें डिफरेंस ये होता है बच्चों, ये वर्ब होती है जिसका मतलब होता है बंद, ये जो क्लॉज होता है ये सेंटेंस होता है, और ये जो क्लॉज होता है इसका मतलब होता है मिसिंग। जैसे आप किसी भी पैसेज को पढ़ के जब उसका आंसर देते हो तो वो अनसीन पैसेज होता है, लेकिन कभी कभी पैसेज के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिसिंग पार्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट सेंटेंस, फ्रॉम द गिवन फैक्टर्स विच वन may not affect learning outcome, यानी कि लर्निंग आउटकम के लिए कौन सा इसमें से फैक्टर जो है वो इफेक्ट नहीं करता लर्निंग को। पहला पढ़ो, स्ट्रक्चर एंड साइज ऑफ लर्निंग, टीचर्स पर्सनालिटी एंड एल्टीट्यूड, उसके बाद पेरेंट्स इनकम एंड स्टेटस, और लर्नर्स मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। तो इसमें भी आपको पढ़ के पता चल रहा होगा बच्चों, क्या नहीं होगा भाई? पेरेंट्स इनकम एंड स्टेटस, यानी कि ये पैडागोजिकल में एक नेगेटिव रिप्लाई होता है, इसलिए नेगेटिव आंसर कभी भी पैडागोजी के आंसर्स नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है, द थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर वाज फॉर्मुलेटेड बाय। मैं आपको बहुत बार सिखा चुका हूं बच्चों, पैडागोजी में ये वर्ड याद करो, यूनिवर्सल ग्रामर। आपसे मैं बोलूं यूनिवर्सल ग्रामर बड़ों को सिखाया जाता है, छोटों को सिखाया जाता है? तो सर छोटे बच्चों को, यानी कि चिल्ड्रन को सिखाया जाता है। और जब भी छोटे बच्चे का सेंस आता है हमेशा नाम आता है नॉम चॉम्स्की का। किनका नाम आता है भाई? नॉम चॉम्स्की का, क्योंकि नॉम चॉम्स्की ने ही लैंग्वेज एक्विजिशन की भी थ्योरी दे रखी है। थोड़ा ध्यान रखो, लिंग्विस्टिक पीरियड में सबसे इंपॉर्टेंट रोल भी हमारा नॉम चॉम्स्की था। नॉम चॉम्स्की ने ही इनेट प्रोसेस की भी, इनेट प्रोसेस के बारे में बताया हुआ है लैंग्वेज से रिलेटेड। तो 3rd जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्या आंसर हो सकता है, कि द अप्रोच दैट अलाउज अ लैंग्वेज टीचर to absorb the best techniques of all well-known language teaching methods into their classroom. Communicative language teaching approach, structural, constructive और elastic। अब इसमें कौन सा वर्ड होगा? तो आपको मैं बहुत बार बता चुका हूं कि जो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच होता है, कौन सा अप्रोच होता है? कंस्ट्रक्टिव अप्रोच को सबसे बेस्ट टेक्निक ऑफ ऑल लैंग्वेजेस बोला जाता है। यानी कि बच्चों ये ध्यान रखना, क्योंकि इसमें जो बच्चों का इन्वॉल्वमेंट होता है ना वो ज्यादा होता है, बच्चे अपने आप को एक्सप्लोर जो है वो ज्यादा कर पाते हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच इसका आंसर हो गया। चलिए अगला पढ़ते हैं, इन अ लैंग्वेज लर्निंग इन अ क्लासरूम क्लास मीनिंगफुल एनवायरमेंट
कैन बी क्रिएटेड बाय, यानी कि क्लास में आपको एक लर्निंग लैंग्वेज लर्निंग जो है वो बनानी है, वो इन्वायरमेंट किस टाइप का होना चाहिए? तो पढ़ लो एक बार, सेंटेंस लगाओ दो भाई, स्टोरी टेलिंग तो होना चाहिए, फन एक्टिविटी भी होना चाहिए, ड्रामा से रिलेटेड भी होना चाहिए, तो यानी कि आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ द अबव। समझ गए भाई, क्या आंसर हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। यानी कि ये तीन बात तो मीनिंगफुल आप यूं कह सकते हो होती है, तो इसीलिए हमें तीनों का आंसर मिला के देना है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मेन रोल ऑफ द चिल्ड्रंस लिटरेचर एट प्राइमरी लेवल इज दैट, यानी कि छोटे बच्चों के लिए लिटरेचर का क्या सेंस हो सकता है? सिंपल एंड इजी, full of colorful picture, provides a variety of languages और is taught in the school। तो आप पढ़िए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? provides a variety of languages, यानी कि जैसे बच्चों को यह सिखाया जाता है कि किसी भी भाषा के अंदर कोई भी एक चीजें नहीं होती है, जैसे आपने देखा है उसके अंदर लिटरेचर का पार्ट भी होता है, कॉम्प्रिहेंशन का भी पार्ट होता है, ग्रामर का भी पार्ट होता है। इसलिए बच्चों के लिए प्राइमरी लेवल में लिटरेचर की जरूरत इसीलिए होती है ताकि उस लैंग्वेज की वेराइटीज को वो समझ पाए। और देखा भी होगा बहुतों ने कि जब भी लिटरेचर पढ़ा जाता है तो उसमें बहुत सारी बातें आती है ना। चलिए अगला, हाउ कैन टीचर्स रिस्पॉन्ड टू और करेक्ट स्टूडेंट्स राइटिंग इन ways that are affected? करेक्ट स्टूडेंट्स के लिए बताना है। करेक्टिंग एवरी एरर इन द essay, writing detailed comments in the margin, offering encouraging the summary remarks, locating patterns of error and suggesting improvement। हाँ देखो क्या आंसर हुआ भाई, कि जब भी आप लोगों को क्या दिखेगा भाई, करेक्ट बताना है बच्चों के लिए, तो वो तो यही होगा ना कि गलत होने के बाद बच्चों को उसको जो भी गलत हो रहा है उसका सजेशन भी साथ के साथ देना, ठीक है। उसके बाद करेक्टिंग एवरी एरर ऑफ द ऐसे करोगे तो बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होगा? सेम बात इसमें भी है और सेम बात इसमें भी है, तो डी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म इन अ लैंग्वेज लर्निंग फोकसेस ऑन, ठीक है। तो जब आप कोई भी चीज को खुद करके सीखते हो तो वो किस चीज के ऊपर फोकस करती है? द डोमिनेंट रोल ऑफ द टीचर, नेगेटिव रिप्लाई नहीं होता है। एंगेजिंग लर्नर्स टू एक्सप्लोरिंग न्यू नॉलेज, बिल्कुल सही है ना भाई। मैंने अभी बताया ना कंस्ट्रक्टिविज्म में जब भी कोई बच्चे का जो रोल होता है वो ये होता है कि वो उससे अपने आप को और एक्सप्लोर कर लेता है, तो इसीलिए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। द रोल ऑफ इमिटेशन नहीं होता, मेमोराइजिंग तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए अगला, डिप्थोंग्स आर, तो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि जितने भी हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर साउंड्स होते हैं, जितने भी क्या होते हैं 44 होते हैं। इस 44 साउंड्स में से जो 20 होते हैं वो वाउल साउंड्स होते हैं और जो 24 होते हैं वो कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं, और इसमें से भी जो 12 होते हैं वो सिंगल वाउल साउंड्स होते हैं, और ये जो होते हैं ये होते हैं डबल वाउल साउंड्स होते हैं, डबल वाउल साउंड्स होते हैं, और ये होते हैं टोटल कितने? 8। इसको बोला जाता है मोनोफ्थोंग्स, इसको बोला जाता है डिप्थोंग्स। तो आंसर क्या हो जाएगा? डबल वाउल साउंड्स, डबल वाउल साउंड्स। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? बी, ठीक है भाई। कौन सा आंसर होगा? डबल वाउल साउंड्स, ध्यान रखो इसको। अगला पढ़ते हैं। रीड द वर्ड्स केयरफुली, फाइंड द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, यानी कि इसमें कुछ चीज अलग है। रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल और वोकैबुलरी, तो ये गलत हो गया ना, क्योंकि आप पढ़ के देखिए जो 3 ऑप्शंस हैं वो आपके पास लिंग्विस्टिक स्किल्स के एग्जांपल्स हैं, लेकिन जो लास्ट वाला है वो अलग से है, तो अलग वाला आंसर बताना था, डिफरेंट कौन सा है। अगला, अ स्पेशल नीड्स लैंग्वेज क्लासरूम इज आइडली, यानी कि स्पेशल नीड्स लैंग्वेज क्या हो सकती है? इंटीग्रेट्स ऑल टाइप्स ऑफ लर्नर, एक्सक्लूसिवली फर्निश्ड, लोकेटेड सेपरेटली, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। हैज एक्स्ट्रा टीचर, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। क्या होगा? इंटीग्रेट्स ऑल टाइप ऑफ लर्नर। इंटीग्रेट्स में मैंने बताया ना मल्टीपल चीजें आ जाती है, एक से ज्यादा चीजें आती हैं इसके अंदर, इसलिए आंसर होगा फर्स्ट। आगे, द इनिशियल स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग इज, इनिशियल स्टेज में डेवलपमेंट क्या क्या हो सकती है? पहला पढ़ो, कंट्रोल्ड इनिशियल में होता है, फ्री हैंड हो सकता है, एक्वेंटेंस नहीं हो सकता। कौन सा ऑप्शन है? यही है, फ्री हैंड ड्राइंग, है ना। जब हम लोग बच्चे को बिल्कुल खुलेआम छोड़ देते हैं कि भैया वो अपने हिसाब से कोई भी बात को फॉलो करता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? फ्री हैंड ड्राइंग।
तो इनिशियल स्टेज में बड़ी काम आती है, ठीक है भाई। अगला, द यूज ऑफ ग्रामर, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग परटेन्स टू, ऑप्शन देखते हैं क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट प्रोडक्शन वाइल राइटिंग, फॉर्मल स्पीच, लिसनिंग टू अ लेक्चर, लिसनिंग टू अ लेक्चर थोड़ी ना होगा, और इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन, कॉन्वर्सेशन में भी पंक्चुएशन की कोई नीड नहीं है लिखते समय, क्योंकि ये सारा ग्रामर का पार्ट होता है, और ग्रामर में हर बच्चे को पंक्चुएशन यूज करना आना चाहिए, इवन स्पेलिंग भी आनी चाहिए, वरना बच्चे जो है वो ग्रामर तक की स्पेलिंग गलत लिखते हैं, बच्चे जो है वो ग्रामर की स्पेलिंग भी ये लिख देते हैं। तो आपको मैं ये बातें जो होंगी वो सारी किस में आती है भाई, AR आता है, किसमें, वाइल राइटिंग में, ठीक है। तो फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। अगला, अमंग फोर लैंग्वेज स्किल्स विच पेयर कॉन्स्टिट्यूट्स द रीइंफोर्समेंट स्किल्स। हम आज की ऑफलाइन क्लास में बात कर रहे थे, जो चीज हमारे पास से जाती है वो सारी रीइंफोर्समेंट होती है। जैसे अभी मेरे पास से जो चीज जा रही है वो सारी रीइंफोर्समेंट है। तो मेरे से जब कोई चीज मेरे पास से जाएगी तो एक तो बोलने के तरीके से जाएगी और एक लिखने के तरीके से जाएगी। तो स्पीकिंग और राइटिंग, कौन सा ऑप्शन हो गया, स्पीकिंग और राइटिंग। ध्यान रखिएगा सभी बच्चे भाई, स्पीकिंग और राइटिंग, इसी को प्रोडक्टिव भी बोलते हैं, इसी को एक्सप्रेसिव भी बोलते हैं, इसी को क्रिएटिव भी बोलते हैं। समझ गए भाई? तो आंसर हो जाएगा स्पीकिंग और राइटिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ टेक्स्ट मीडिया आर, देखो टेक्स्ट मीडिया बच्चों ये होता है जिसमें आप लोग पीडीएफ्स वगैरह की बात करते हो ना, उसको बोलते हैं, और पीडीएफ्स को ही ई बुक बोला जाता है। तो आंसर हो जाएगा डिजिटल ई बुक्स और ई जर्नल्स, है ना। कुछ चीजों की फॉर्मेशन आपके पास पीडीएफ फॉर्म में होती है, उसी को बोला जाता है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज विल help to break down communication barriers and enable children to study and learn in both language 1 और language 2, है ना। यानी कि बोल रहा है कि ऐसा कौन सा रिसोर्स है जिससे L1 और L2 के जो भी बैरियर्स आते हैं वो खत्म करा जा सके। ऑप्शंस पढ़ लो, कम्युनिकेटिव तो नहीं होगा, मोर टेक्सचुअल, मल्टीमीडिया और मल्टीलिंगुअल। बिल्कुल याद है, मैं आपको मल्टीलिंगुअल मेथड जब पढ़ाता था तो क्या पॉइंट सिखाया था। मल्टीलिंगुअल में 2 से ज्यादा लैंग्वेजेस यूज करी जाती है अपनी टारगेट लैंग्वेज को सीखने के लिए, और ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं वो अलग अलग डाइवर्सिटी से आते हैं, अलग अलग जगह से आते हैं, अलग अलग स्टेट से आते हैं, इसीलिए इसको ये बहुत अच्छा रिसोर्स माना जाता है। तो कौन सा करेक्ट हो गया, फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। आ रहा है ना समझ में? अगला, सम क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज आइटम्स शुड इन्वॉल्व, यानी कि कुछ क्राइटेरिया है, देखते हैं क्या क्या हो सकता है। इनफ वर्कशीट्स फॉर प्रैक्टिस, एवरीडे वोकैबुलरी एंड सेंटेंसेस, देयर लर्नेबिलिटी, कवरेज एंड टीचेबिलिटी ऑफ फोकस लैंग्वेज रूल्स। तो यही हो गया ना कि बच्चे जो भी आप यूं बोलते हो कि कुछ सिलेक्शन करने का कुछ भी हमारे पास तरीका क्या हो सकता है, तो वो यही हो सकता है कि हम उसमें क्या कवर कर सकते हैं, क्या चीज हम उसके अंदर जब पढ़ेंगे उसमें एबिलिटी क्या होगी और क्या चीज हम उसके अंदर सीखेंगे। समझ गए? तो सी इज द राइट ऑप्शन, थर्ड इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। प्री राइटिंग एक्टिविटी मींस, प्री रीडिंग है, सॉरी राइटिंग नहीं, प्री रीडिंग क्या होता है देखते हैं। कनेक्टेड द होल क्लास विद वन अनदर, रीडिंग अ सब टेक्स्ट, टीचिंग द ग्रामेटिकल आइटम्स गिवन इन द टेक्स्ट, कनेक्टिंग प्रीवियस नॉलेज एंड टेकिंग द लर्नर्स इनटू द टेक्स्ट। बिल्कुल सही है। प्रीवियस नॉलेज क्या होगा, प्री रीडिंग, रीडिंग करने से पहले ही टीचर ने पढ़ा दिया तो इसी को हम लोग प्रीवियस नॉलेज बोलेंगे। तो प्री रीडिंग का पार्ट यही होता है, रीडिंग करने से पहले, है ना। अगला, समेटिव असेसमेंट इज डैश, समेटिव इन लर्निंग, असेसमेंट इन लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो याद है मैंने 4 के लिए तो सिखाया हुआ है कि 4 जो होता है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। क्या होता है भाई, फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है एफ से ये, एफ से ये, और जो ऑफ होता है वो होता है समेटिव असेसमेंट, ठीक है, यानी कि लर्निंग का असेसमेंट, और ये होता है लर्निंग के लिए असेसमेंट। तो कौन सा आंसर करेक्ट हो गया, फर्स्ट इज द, सेकंड इज द राइट ऑप्शन। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ऑफ सीसीई, सीसीई का इसमें से कौन सा ऑब्जेक्ट नहीं है, जरा पढ़ो भाई। टू डेवलप कॉग्निटिव, साइकोमोटर एंड इफेक्टिव स्किल्स, टू एम्फेसाइज मेमोराइजेशन, टू मेंटेन डिजायर्स स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, टू मेक टीचिंग
एंड लर्निंग अ चाइल्ड सेंटर्ड एक्टिविटी। तो ये तो होगा ना, क्या नहीं होगा भाई, ये है ना मैम, ये तो बिल्कुल अपोजिट हो गया सीसीई के, क्योंकि सीसीई जो था वो हमारा एनसीएफ 2005 में एक एग्जाम रिफॉर्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से था, और एनसीएफ 2005 ही बेस था रॉट लर्निंग को हटाना है, तो इसीलिए बी ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, तो ये वाला आंसर नहीं होगा। चलिए अगला देखते हैं। अ गुड टीचिंग मटेरियल टीएलएम कैन बेस्ट, टीएलएम बताना क्यों क्या होता है, बी अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, ये मत लगा के आ जाना एंटरटेनमेंट, हेल्प द टीचर टू ट्रांसलेट मटेरियल, हेल्प द लर्नर्स एक्वायर अ लैंग्वेज, फैसिलिटेट, ये मैंने पहली ही लाइन लिखवाई थी। जब क्लासरूम के अंदर टीचिंग को चाइल्ड सेंटर्ड बनाना होता है तो उस टाइम टीचर को एज अ फैसिलिटेटर पढ़ाना होता है और बच्चे को एज अ कंस्ट्रक्टर सीखना होता है, तो उसमें आपकी हेल्प करता है कौन सा वर्ड, टीएलएम, तो इसीलिए आंसर हो जाएगा कौन सा, फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे, द यूज ऑफ डिक्शनरी डज नॉट हेल्प, फिर से बच्चों डिक्शनरी का कौन सा क्वेश्चन आ गया, प्रोफिशिएंट इन ओरल, यही हो गया, और पढ़ लेते हैं। फाइंड आउट हाउ टू से अ वर्ड, ये तो होता है, फाइंड द मीनिंग ऑफ वर्ड, ये भी होता है, चेक द पार्ट ऑफ स्पीच, ये भी होता है, यानी कि ओरल कम्युनिकेशन के लिए हम लोग डिक्शनरी का यूज नहीं करते। चलिए अगला, सम क्वालिटीज ऑफ गुड इंग्लिश टेक्स्ट बुक आर, क्या क्या क्वालिटी हो सकती है भाई, जरा देखते हैं। गुड प्रिंटिंग विद नो स्पेलिंग मिस्टेक्स, बिल्कुल सही है। सुटेबल फॉन्ट एंड साइज, ये भी हो सकता है। रियलिस्टिक एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मैटर, ये भी हो सकता है। तो यानी कि ये तीनों की तीनों बातें जो है वो बच्चों इंक्लूड होती है एक अच्छी इंग्लिश टेक्स्ट बुक के लिए, कि उसके अंदर रियलिस्टिक और इंटरेस्टिंग चीजें भी हो, फॉन्ट भी उसका अच्छा हो, और साथ के साथ उसके अंदर कोई भी मिस्टेक ना हो। ठीक है, चलो, मिस्टेक होती है तो प्रॉब्लम होती है ना फिर। रेमेडियल टीचिंग इज नॉट, रेमेडियल टीचिंग क्या नहीं होती, रीटीचिंग, मोटिवेटिंग, गिवन आफ्टर डायग्नोस्टिक, ये तो होती है, 2 and 3 भी है। दोबारा पढ़ाने को रेमेडियल टीचिंग नहीं बोलते, रीटीचिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ रेमेडियल टीचिंग। ठीक है, और बल्कि जब भी आप इंप्रूवमेंट की बात करते हो तो वो रेमेडियल टीचिंग का पार्ट होता है। अगला, which of the following is helpful in understanding the child's behavior in diverse situation, पोर्टफोलियो, एनेक्डोटल, टेस्ट एंड इन्वेंटरीज और चेकलिस्ट। देखो भाई, यही तो ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जहां पे बच्चे के बारे में देखा जा सकता है। अगर बिहेवियर ऐड कर दिया तो एनेक्डोटल है, क्योंकि यहां पर ए का मतलब होता है ऑल रिकॉर्ड्स। क्या होता है बच्चों, ऑल रिकॉर्ड्स, ठीक है ना। पोर्टफोलियो में बिहेवियर का रोल नहीं होता, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला, which of the following type of questions in a test will be helpful in assessing the creativity of the learner। देखते हैं जरा, बोल रहा है कि will be helpful in assessing the creativity। मैंने आपको ना क्रिएटिव में और प्रोडक्टिव में डिफरेंस बताया था। प्रोडक्टिव में आपको ना चीजें लिमिट करी जाएगी और क्रिएटिव में आपको चीजें जो है वो इंडिपेंडेंट करी जाएगी। ओपन एंडेड क्वेश्चन यही होगा, मल्टीपल चॉइस, ट्रू फॉल्स, वन वर्ड, ये वाला, जिसमें ओपन एंडेड क्वेश्चन होगा, कोई चीज बच्चे को पहले डिफाइन नहीं करी गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, देखो क्या लिखा हुआ है, द टर्म कॉम्प्रीहेंसिव इन कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन। तो बच्चों मैं बहुत बार बता चुका हूं, कॉम्प्रीहेंसिव में रेगुलर टेस्टिंग की बात आती है, रेगुलर टेस्टिंग की बात आती है बच्चे की, है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूं, जो कॉम्प्रीहेंसिव होता है इसमें दो वर्ड यूज होते हैं, स्कोलास्टिक और को स्कोलास्टिक, यानी कि एकेडमिक्स से रिलेटेड भी बात होती है और अदर कल्चरल एक्टिविटीज की भी बात होती है। तो थर्ड जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला देखते हैं, इंटेंसिव रीडिंग इज एम्ड एट हेल्पिंग द लर्नर्स रीड अ टेक्स्ट फॉर एक्यूरेसी, इंप्रूविंग स्टडी स्किल्स, प्लेजर ओनली, प्लेजर के लिए नहीं होता, इंफॉर्मेशन। देखो आपको लगेगा इंफॉर्मेशन हो, बट यहां पर मेंशन नहीं किया किस टाइप की इंफॉर्मेशन। इंटेंसिव रीडिंग हमेशा अपनी पढ़ाई की स्किल को इंप्रूव करने के लिए किया जाता है, और एक्सटेंसिव जो होता है वो बाद की चीज के लिए किया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखना आप लोग। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया भाई, बी इज द राइट ऑप्शन। अगला देखते हैं 30, व्हाट डज स्क्रिबलिंग मीन्स। स्क्रिबलिंग क्या होती है भाई, जैसे आपने देखा छोटे बच्चे को स्क्रिबल करना सिखाते हैं, यानी कि जैसे वो ड्राइंग बनाता है, कोई भी चीज को लिखता है, तो क्या हो गया भाई, राइटिंग क्विकली एंड केयरलेसली, ये होगा ना स्क्रिबलिंग, उसी को बोलते हैं। अगला देखते हैं
अच्छा हो गया क्या? ठीक है। तो भाई आज हम लोगों ने अपने 30 क्वेश्चन और अपना 5th इंग्लिश पेडागोजी का जो चैप्टर जो हमारा मॉक टेस्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया। और आज आपकी 26 क्लास ओवर हो गई। ऐसे आपकी 27, 28, 29 और 30 क्लास आपको एग्जाम से पहले मिलेगी। और आप ये सारी क्लासेस जरूर देख के जाना। और प्लस बच्चों, आप लोगों को कल के दिन आज की क्लास तक के सारे पीडीएफ जो हैं वो आप लोगों को अवेलेबल हो जाएंगे टेलीग्राम के ग्रुप पे। किसी भी बच्चे को टेलीग्राम का चैनल का हमारा लिंक नहीं मिलता तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक है, आप उसमें जाके उसको आप क्लिक करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट एवरीवन।